एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीनता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। वैसे तो हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, एक लेक्चर में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है क्या और इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो आज हम इसमें के जो 12 भाग बताए गए हैं 1986 को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 12 भागों में बांटा गया है। आज उन्हीं 12 भागों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिमांडेड वीडियो है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं या फिर ये कह लीजिए कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं जो रिटर्न में होता है, तो स्टार्टिंग में हम उसकी प्रस्तावना करते हैं। कोई ऐसे आपने लिखा होगा स्कूल टाइम में, तो आपने उसका इंट्रोडक्शंस दिया होगा या फिर प्रस्तावना आपने लिखी होगी। तो प्रस्तावना क्या होती है, क्या हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, वो उसको हम लिखते हैं प्रस्तावना के अंदर या फिर इंट्रोडक्शंस में। ठीक है, तो आपने जब संविधान भी पढ़ा होगा, भारत का संविधान, तो उसमें भी प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को आगे चलकर क्या क्या देने वाले हैं। तो क्या हम आगे जाकर करेंगे और क्या अभी की जो सिचुएशन है उसके बारे में प्रस्तावना में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो प्रस्तावना है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रस्तावना क्या है। हमारा देश आर्थिक और तकनीकी लिहाज से उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से अब तक से संचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ण को फ़ायदा पहुंचाने का प्रबल प्रयास करें। शिक्षा उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रमुख साधन है। तो इसमें बताया गया है कि हमारा देश अभी कहाँ पर है, क्या काम कर रहा है, मतलब आर्थिक कंडीशन हमारी कैसी है या फिर हमारी टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है, जो संसाधन हमारे पास है, जो साधन हमारे पास है, उसका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर हम शिक्षा का उद्देश्य लेकर चले तो हम बहुत आगे चल सकते हैं और जो साधन हमारे पास है उसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जनवरी 1985 में यह घोषणा की थी कि एक नई शिक्षा नीति निर्मित की जाएगी। शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई। कई स्रोतों के सुझाव व विचार प्राप्त हुए जिन पर काफ़ी मनन और चिंतन किया गया। जनवरी 1985 में ये घोषणा की गई थी कि जो शिक्षा नीति चली हुई है, आप एक बार उसका जायज़ा कीजिए। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उनका करिकुलम कैसा है, टीचर उनके लिए कैसे है, माहौल उनका कैसा है, तो इसका पूरा जायज़ा आप कीजिए और उनके अकॉर्डिंग जो नए नए चेंजेस लाने की ज़रूरत है उसको भी आप देखिए और क्या नई ज़रूरतें हो सकती हैं उसको आप नई शिक्षा नीति में ऐड कीजिए। ठीक है, ये सब इनका उद्देश्य था स्टार्टिंग में। उसके बाद दूसरे में लिखा गया है शिक्षा का सार और उसकी भूमिका। हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। तो इन्होंने बताया है यहाँ पर कि जो शिक्षा है वो सभी के लिए ज़रूरी है, सभी को मिलनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है, हमारे विचारों को इम्प्रूव करने का या फिर हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर आने का शिक्षा सबसे उत्तम तरीका है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रकट करती है जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीके से अमल की संभावना भी बढ़ती है और समझ की चिंतन में सुंदरता आती है। साथ ही साथ हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। तो इन्होंने बताया है कि जो एजुकेशन है उसका हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए शिक्षा। तो शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने बताई है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। सिद्धांतों पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई, वे हमारे संविधान में निहित हैं। ये जो बात यहाँ पर की गई है वो संविधान में लिखित है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि यह निश्चित स्तर पर हर एक विद्यार्थी को बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग भेद, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार उपयुक्त रूप से वित्त पोषित कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। मतलब आगे चलकर ऐसे कार्यक्रम चलाएगी सरकार जिससे सभी को समान शिक्षा मिल सके, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की शिक्षा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। जो 1968 में शिक्षा नीति आई थी उसको चेंज करके आगे जो हम 1986 में जो नई शिक्षा नीति लाएंगे उसमें बहुत कुछ चेंजेस होगा और सभी को लगभग समान शिक्षा मिलेगी। किसी के साथ कोई भी भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है समानता के लिए शिक्षा।
हमारे समाज में पनपी कई सामाजिक विषमताएं, जैसे महिलाएं और पुरुषों को लेकर, अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर, विकलांगता को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर इत्यादि, इन सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा असमानताएं रहती हैं कि पुरुष पढ़ेंगे, महिलाएं नहीं पढ़ेंगी। अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर बहुत सारी भी असमानताएं होती हैं, विकलांगता को लेकर बहुत सारी असमानताएं होती हैं। तो इन्होंने कहा है इन सभी को समाप्त करके सभी को एक ही क्लास में बिठाकर सबको समान शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। समाज के कुछ अनपढ़ बुजुर्गों के द्वारा ये अफवाहें फैला दी गई हैं कि शिक्षा प्राप्त उपयुक्त विषम वर्गों के लिए नहीं है। मतलब जो पुराने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा, उनके द्वारा जो बातें फैलाई गई हैं कि दूसरी जाति वालों के लिए नहीं है, सिर्फ उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा है। सभी जो उच्च वर्ग के हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जो पुरुष वर्ग हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जो सामान्य व्यक्ति हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि हम ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे, ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जिससे सभी को ये पता चले कि समान शिक्षा सबको मिल रही है, समानता में सबको शिक्षा मिलेगी। ये नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक है। नई शिक्षा नीति इन्हीं विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी। अब तक वंचित रहे लोगों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो कि उनको समान अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। तो इन्होंने बताया है कि सभी को समान शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। सिर्फ केवल कामकाज करने वालों को या फिर जो दूसरे वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि सभी को यहाँ पर समान शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। समानता की ये बात करते हैं। उसके बाद है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं, जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं होते हैं, प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग टीचर कैसे होने चाहिए, उनका वातावरण कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा। जो पहले जो शिक्षा का जायज़ा किया गया था कि बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा दी जा रही है अब तक बच्चों को, कि सिर्फ शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको, शिक्षक सेंटर एजुकेशन उनको दी जा रही है, टीचर सेंटर एजुकेशन उनको दी जा रही है। इन्होंने कहा कि हमें बच्चों को टीचर सेंटर एजुकेशन नहीं देनी है बल्कि चिल्ड्रन सेंटर एजुकेशन देनी है। बच्चों को ध्यान में रखकर हमें एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करानी है। सिर्फ बातों जो किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वही हमें बच्चों को नहीं रटवानी है, बल्कि उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके भी उनको शिक्षा देनी है। ठीक है। तो विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन कैसे किया गया, इस भाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया गया। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या को सुधार करने और उसके स्तर को ऊपर उठाने पर भी इसमें बल दिया गया था। जो भी लेवल हैं बच्चों के, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा का जायज़ा किया गया, उनके स्तर को देखा गया, स्तर के अकॉर्डिंग उनके टीचर्स के लेवल को देखा गया कि कैसे टीचर्स उनके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनका क्लासरूम कैसा है। तो सभी में चेंजेस किए जाने की आवश्यकता थी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस स्तर पर शिशुओं के शारीरिक मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। उनके लिए भोजन, वस्त्र और पर्यावरण का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। मिड डे मील की शुरुआत की गई थी, वो इसीलिए की गई थी कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको 2 टाइम का खाना उनको नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार ने सोचा अगर कोई भी बच्चा खाने की वजह से स्कूल में नहीं आ रहा है और खाने की वजह से अगर कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। इसलिए सरकार ने मिड डे मील की योजना को स्टार्ट किया था। ठीक है। मिड डे मील की जब योजना स्टार्ट हुई थी तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। वो इसीलिए लिया था ताकि उनको एक दिन में भरपेट उनको भोजन मिल रहा था। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स ने एडमिशन्स करा दिया था। काफ़ी अच्छी योजना मानी जाती है सरकार की। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE का गठन किया जाएगा और राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी तकनीकी और प्रबंध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्ता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अंतर संबंध बढ़ाने और इस क्षेत्र में स्थित शिक्षा की व्यवस्था करने की भी बात की गई है। अब ये क्या बात कह रहे हैं,
देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो शिक्षा अभी तक दी जा रही है वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करके बच्चों को नीचे बिठाकर इस तरीके से शिक्षा मुहैया बच्चों को कराई जा रही थी। लेकिन इनका कहना है कि हमें शिक्षा की टेक्नोलॉजी में भी सुधार करना चाहिए। ऐसे कंप्यूटर्स हमें बच्चों के लिए लेकर आने चाहिए ताकि आगे आने वाली जो इनकी लाइफ है ये अच्छे से इनकी हो सके। ठीक है, हमें जो टेक्निक है वो बदलनी होगी। जो टीचर हैं उनके मेथड्स को बदलना होगा। जिस टीचर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता उनके लिए कैंप लगाए जाएंगे, उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि वो अपने मेथड में कैसे इम्प्रूव कर सके। ठीक है, क्योंकि शिक्षा में अगर चेंजेस आएंगे, स्मार्ट शिक्षा अगर आएगी तो उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को भी चेंज होना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इसमें बात की तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की। नेक्स्ट, शिक्षा प्रणाली को कार्यशील बनाना। शिक्षा नीति में तत्कालीन शैक्षणिक वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ साथ आधुनिकीकरण और सृजनात्मकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक के गुण और प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किए जाने की भी बात की गई है। जो अभी शिक्षा आएगी, आगे चलकर जो शिक्षा आएगी उसके अकॉर्डिंग शिक्षकों को भी थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अपने मेथड्स को चेंज करना। जो शैक्षिक वातावरण है उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। जो वातावरण है वो चेंज करना पड़ेगा, बच्चों के अकॉर्डिंग क्लासरूम को चेंज करना पड़ेगा। तो जो नई शिक्षा प्रणाली आएगी उसको हम कार्यशील कैसे बनाएंगे, कैसे हम उसको और भी ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट है विषय सामग्री या फिर प्रक्रिया का नवीनीकरण। जो विषय सामग्री है, बच्चों को जो हम विषय सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं या फिर जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम नयापन कैसे लेकर आएंगे वो हम इसमें देखेंगे। शिक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषय वस्तु के समावेश द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा। इस बात का प्रयत्न होगा कि सौंदर्य, सामंजस्य, परिष्कार के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़े। जो नई नई चीज़ें हैं, जो करिकुलम हमारा है, जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसमें किस तरीके का चेंज आना चाहिए। बच्चों के लिए शिक्षा बोझिल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान शिक्षा उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारी संस्कृति को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जो संस्कृति है उसमें जो निपुण व्यक्ति हैं उनकी सिर्फ डिग्री को ही नहीं देखा जाएगा बल्कि उनके काम को देखा जाएगा, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें यहाँ पर क्या होगा कि लिखित और मौखिक परंपरा दोनों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। जिसको नॉलेज है और उनके पास सर्टिफिकेट है या डिग्री है उनको भी शामिल किया जाएगा। जिनके पास डिग्री या फिर सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनको अपने कार्य में बहुत ज़्यादा निपुण व्यक्ति हैं, अपने कार्य में बहुत ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं, तो उनको भी यहाँ पर शामिल करने की बात की गई है ताकि जो हमारी संस्कृति है उसको हम कायम रख सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट, शिक्षक। किसी समाज में अध्यापकों के दर्जे से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टि का पता लगाया जा सकता है। कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिससे अध्यापकों को निर्माण और सर्जन और बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। मतलब टीचर के बारे में भी यहाँ पर बहुत कुछ कहा गया है। टीचर का जो दर्जा है वो बहुत ऊपर माना गया है, किसी राष्ट्र समाज से भी ऊपर दर्जा माना गया है टीचर का। तो इन्होंने कहा है कि उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए भी हमें कुछ काम करने चाहिए। अध्यापकों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वे नए प्रयोग कर सके, संप्रेक्षण की उपयुक्त विधियां और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नए आयाम या फिर नए उपाय निकाल सके। ये यहाँ पर वही बात हो गई कि जो टेक्नोलॉजी आई हुई है शिक्षा के अंतर्गत उसमें भी सुधार लाया जाए और जो नई नई विधियाँ हैं वो भी टीचर को अपनानी चाहिए। नए नए मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनके योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप से और उनके कार्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हो सके। जो उनके पास डिग्री है, जो उनके पास योग्यता है, उनके अकॉर्डिंग उनकी भर्ती होगी, उनका चयन किया जाएगा और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको पे भी दिया जाएगा। ये नहीं है कि उनके पास क्वालिटी ज़्यादा है, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, डिग्री भी बड़ी है उनके पास और उनको पे सैलरी थोड़ी सी कम दी जा रही है, तो उसके इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। और भर्ती के बारे में यहाँ पर ये टीचर को सिलेक्ट करने के बारे में, उनकी ज्वाइनिंग के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप ही होंगी। ऐसे ही उनकी प्रतिभाशाली व्यक्ति शिक्षक व्यवसाय की ओर उत्कृष्ट हों। यह प्रयत्न किया जाएगा कि पूरे देश में वेतन में, सेवा शर्तों में और
शिकायतें दूर करने की व्यवस्था में समानता का वांछनीय उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर सभी को समान रखने की कोशिश की गई है, सभी को समान शिक्षा की बात की गई है, टीचर्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? शिक्षा के प्रबंध हेतु शैक्षिक नियोजन व प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है शिक्षा में, बच्चों को पढ़ाने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण भी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक नियोजन व प्रबंध की दिशा में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करेगा। अगर शिक्षकों को पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर जो नई टेक्नोलॉजी आई हुई है स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसके लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया था ताकि सभी टीचर्स की एक मीटिंग हो सके। अगर किसी भी टीचर को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको एडवाइस दी जा सके। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु वंचित परिवर्तन भी किए जाएंगे। बहुत सारे चेंजेस भी लेकर आएगी सरकार इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है साधन और पुनर्निरीक्षण। शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और शिक्षा से संबंधित अन्य सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे समतावादी उद्देश्यों, व्यवहारिक विकासोन्मुख लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि इस कार्य के स्वरूप और आयामों के अनुरूप शिक्षा में पूंजी निवेश हो। जो और भी शिक्षा नीति आई थी 1964 में आई थी, कोठारी आयोग आया था 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी, तो सभी की एक ही बात थी कि हम कानून तो लागू कर देंगे, हम नई शिक्षा नीति तो बना रहे हैं, लेकिन उस पर जो व्यय है वो भी खर्च होना चाहिए। जिस हद तक संभव होगा इन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे। चंदा इकट्ठा करना, इमारतों का रखरखाव करना, रोज़मर्रा काम आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना, उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना, उस व्यय की बात की है जो कि शिक्षा पर खर्च होगा, इमारतों पर खर्च होगा, कैसे हम नई एजुकेशन आएगी उस पर हम खर्च कर सकते हैं। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। लास्ट भविष्य, आने वाला भविष्य कैसा होगा, हम आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देकर जाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको पढ़ लेना। PDF फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, उसके थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कुछ मुख्य बातें। 12 भागों में इसको बांटा गया है और 12 के 12 मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।